हेलो एवरीवन, दिस साइड अरिहंत इंस्टीट्यूट फ्रॉम रोहिणी सेक्टर 6 अयोध्या चौक। स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अरिहंत स्टार्स। ऑल राइट, सो आज हम क्लास 9 का वन शॉट वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओनली क्लास 9th स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से आपके लिए ही मैं लाइव आया हूं। एंड चैप्टर कौन सा है? चैप्टर फर्स्ट, द फ्रांस रेवोल्यूशन, जिसे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओनली क्लास 9th, ये हिस्ट्री का क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। मैं जानता हूं आप लोग वेट कर रहे थे कि सर कब आएंगे और वन शॉट वीडियो रिवीजन बेसिस पे कब चलाएंगे। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं हम इस चैप्टर के अंदर, इस चीज को ध्यान से समझेंगे। तो देखिए, व्हेन एवर दी स्टार्टिंग द चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम कभी चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चैप्टर के नाम को अंडरस्टैंड करते हैं। यस, नाम के बाद उसके काम को समझते हैं कि भाई चैप्टर किस बेस्ड है। चैप्टर का नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आप सभी जानते हैं फ्रेंच एक लैंग्वेज है, यस या नो। अब फ्रेंच के आगे एक वर्ड और एड ऑन हो चुका है, रेवोल्यूशन का। तो रेवोल्यूशन का मतलब है क्रांति। क्रांति का मतलब बदलाव आ जाना, बिग चेंजेस आ जाना। तो रेवोल्यूशन की मीनिंग होती है किसी सिस्टम में रेवोल्यूशन आ जाना, यानी कुछ चेंजेस आ जाना, उसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन। तो यहां पर रेवोल्यूशन कहां पर आया है? फ्रेंच में। फ्रेंच को हम कंट्री से किस नेम से रिप्रेजेंट करेंगे? फ्रांस से। किस नेम से रिप्रेजेंट करेंगे? फ्रांस। एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा देता हूं वन शॉर्ट वीडियो में। यूरोप एक बहुत बड़ा बिग कॉन्टिनेंट है, नो डाउट यूरोप एक बहुत बड़ा बिग कॉन्टिनेंट है। अब यहां पर जो यूरोप का एक पार्ट है फ्रांस, यूरोप की नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी, जो आइडियाज ऑफ नेशन था फॉर यूरोप कॉन्टिनेंट, वो एक रेवोल्यूशन से स्टार्ट हुआ था। कहां से? फ्रांस से। मतलब फ्रांस से एक रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हो गई थी। पूरे के पूरे यूरोप के अंदर जो नेशनलिज्म फैला, वो हम क्लास 10th में देखेंगे किस तरीके से द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कैसे फैल जाता है। बट स्टिल हम क्लास 9 के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले एक चीज को समझेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन का मतलब है फ्रांस के अंदर क्रांति आ जाना। आप देखिए गाइस, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, क्या क्या चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर ये होगा कि सबसे पहले आपको फ्रांस सोसाइटी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि फ्रांस के अंदर कौन कौन सी सोसाइटी थी। वैसे तो देख सकते हो कि फ्रांस के अंदर सिंपल फ्यूडल सोसाइटी थी, राइट। अब इस फ्यूडल सोसाइटी को एक फ्यूडल सिस्टम से भी रिप्रेजेंट किया जाता था। फ्यूडल एक सिस्टम था। यहाँ फ्यूडल सिस्टम के अंदर 3 स्टेट बताए गए थे। फर्स्ट नोबिलिटी, राइट। सेकेंड आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से, क्लर्जी। एंड थर्ड जिसके अंदर भाई पीजेंट्स, मर्चेंट्स, लेबर्स, डॉक्टर्स या फिर जितने भी एजुकेटेड पीपल से मिडिल क्लास फैमिलीज थी, वो सारी की सारी फ्यूडल सोसाइटी की थर्ड ई स्टेट में आती थी। दिस इज द ई स्टेट्स, मतलब एक राज्य है। इसको हम किस नेम से रिप्रेजेंट करते हैं? ई स्टेट्स नेम से। देखिए थोड़ा फास्ट चलाऊंगा। तो सबसे पहले फ्यूडल सोसाइटी आर डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। फर्स्ट स्टेट इज नोबिलिटी, सेकंड स्टेट इज क्लर्जी, थर्ड स्टेट इज पीजेंट्स, मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड एक्सेट्रा, ऑल्सो एजुकेटेड जितने भी पर्सन थे। आई होप आपको समझ आ गया होगा फ्यूडल सोसाइटी का मतलब। अब ध्यान से सुनना, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पीपल्स बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव थे। बट पिस कौन सा स्टेट रहा था? थर्ड स्टेट। क्योंकि जो यहाँ का राजा था ना, लुइस 16, बेसिकली यहाँ के राजा की जो ट्रेजरी थी वो खाली हो चुकी थी। किसी तरीके से वो नया टैक्स इंपोज करना चाहता था कि थर्ड स्टेट के जितने भी लोग हैं मिडिल क्लास के, वो टैक्स दें एंड जितना भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करते हैं उसका 1/10 शेयर हमें टैक्स देंगे, 1/10 शेयर हमें देंगे। तो मतलब कि यही कि फ्रांस के अंदर 2 टाइप्स के टैक्स होते थे, टिथ और टेल। टिथ कौन सा स्टेट पे करता था? फर्स्ट सेकंड। टेल कौन सा? टेल इज टैक्स, टैक्स फॉर्म में थर्ड स्टेट पे करता था। तो राइट, इतनी बात समझ में आ गई गाइस। थोड़ा फास्टली समझना, बहुत तेजी से समझाऊंगा वन शॉर्ट वीडियो में कि फ्रांस रेवोल्यूशन के अंदर, रेवोल्यूशन फ्रांस में हुआ, उससे पहले
1789 में होता है रेवोल्यूशन, ईयर क्लियर होना चाहिए। 14 जुलाई 1789 को बेस्टाइल फोर्ट पर हमला हुआ था। अब उस हमले के बाद पीपल्स वर डिमांडेड एंड पीपल्स वांटेड टू दी चेंज सोसाइटी, चाहते थे कि भाई अब सोसाइटी बदल जाए। तो फ्यूडल सोसाइटी कैन डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट, नोबिलिटी, क्लर्जी, पीजेंट्स। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई। अब जो अगला टॉपिक आएगा वो क्या आएगा? कई ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा वहां के पीपल्स को, स्ट्रगल टू सर्वाइव भी कर रहे थे और स्ट्रगल भी कर रहे थे। शॉर्ट में समझा रहा हूँ गाइस, घबराना मत। स्ट्रगल इसलिए करना पड़ रहा था क्योंकि 1789 के बाद में फ्रांस की जो आबादी थी, पॉपुलेशन थी, वो इंस्टेंटली बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्टिविटी है नहीं, सब्सिस्टेंस क्राइसिस इमर्ज होता जा रहा है। व्हाट इज सब्सिस्टेंस क्राइसिस? सब्सिस्टेंस क्राइसिस वो क्राइसिस होता है कि जहां पर पॉपुलेशन बढ़ जाती है और क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो जाता है। मतलब कि जो एसेंशियल्स कमोडिटीज होती हैं वो अवेलेबल कम होती हैं। अब घर में 4 लोग हैं, खाना 2 के हिसाब से बनाए, 2 भूखे मर जाएंगे। तो दिस इज दी क्राइसिस, एक संकट है। तो पूरे फ्रांस के अंदर 1791 में जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है, इंस्टेंटली डबल हो जाती है, वहां की प्रोडक्शन फेल हो जाती है। क्रॉप्स, बैड हार्वेस्ट, बैड वेदर कंडीशन, यस। तो ये सारे रीजंस थे, कारण थे जिस वजह से फ्रांस में लोगों को स्ट्रगल भी करना पड़ रहा था और सरवाइव भी करना पड़ रहा था। तो इस वजह से वहां के कुछ फिलोसोफर के आइडियाज इमर्ज होते हैं, आइडियाज ऑफ फिलोसोफर, जैसे जॉन लेक, रूसो। ये सब चाहते थे कि भाई अब सिस्टम है ना, सिस्टमैटिकली चले। मतलब आप रीड कर सकते हो हमारे नोट्स से कि एक एक पॉइंट में यही बात लिखी है, जॉन लेक ने क्या इंट्रोड्यूस किया, क्या आइडियाज थे, एंड ही वाज आल्सो फिलोसोफर ऑफ फ्रांस। वैसे ही वह फिलोसोफर थे फ्रांस के। और इसके बाद आप देख सकते हो एक एक करके जो फिलोसोफर थे उनके आइडियाज क्या रिप्रेजेंट करना चाहते थे। बस सिंपल एक ही चीज को समझो कि बस वो यही चाहते थे किसी तरीके से फ्रांस में क्रांति आ जाए, फ्रांस में एक बिग चेंज हो जाए और एक लॉ इंट्रोड्यूस हो जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए। अब देखो कंट्री अंडर द रूल ऑफ किंग चल रही है, अब लोग तंग आ चुके हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। राजाओं से तो लोग तंग आएंगे ही। फॉर एग्जाम्पल इंडिया इंडिपेंडेंसी से पहले ब्रिटिशर के अंडर चलता था, हम लोग उनके गुलाम थे। तो मतलब हम लोग एक दिन तंग आ गए तो हमने मूवमेंट स्टार्ट कर दिए, यस या नो। महात्मा गांधी ने स्टेप लिया और उसके पीछे उनकी सारी टोली स्टार्ट हो गई, नेशनलिज्म की डिमांड करने लगी। तो बस आप देख सकते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ समय के बाद लोग अपने आप में बदलना चाहते हैं और चाहते यही है कि फुल ऑफ राइट्स अवेलेबल हो और सही तरीके से उन्हें अधिकार मिले और ऑल सिस्टम में, यस। गवर्नमेंट एम्फेसाइज हो, गवर्नमेंट के लेवल रिप्रेजेंटेटिव्स बने एंड ऑल जो भी है। उसके बाद जो टॉपिक था वो ये था, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, ध्यान से सुनना, शॉर्ट में क्लियर कराऊंगा, बाकी आप पॉइंट रीड कर लेना। ये वीडियो सिर्फ हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए है, और भी स्टूडेंट देख सकते हैं। बाकी मैं एक फुल चैप्टर भी बहुत जल्द अपडेट करने जा रहा हूँ, वेट करिए, वेट एंड वॉच। क्लास 9 का फ्रांस रेवोल्यूशन बहुत स्लोली, पूरा चैप्टर अपडेट बहुत जल्द हो जाएगा। बाकी अभी मैं शॉर्ट चला रहा हूं, ध्यान से सुनना। द टॉपिक इज द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। बच्चे ध्यान से सुनना सारे। द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन के अंदर मेन जो टॉपिक्स है वो क्या थे? फर्स्ट जो टॉपिक था हमारा यही था, पहला आउटब्रेक ये था, जनरल ई स्टेट मीटिंग्स कंडक्ट करना। जनरल ई स्टेट मीटिंग कंडक्ट करना लुइस 16 ने किस डेट को, आप देख सकते हो, मीटिंग कंडक्ट करवाई। और उस मीटिंग को कंडक्ट कराने का पर्सपेक्टिव यही था कि राजा ये चाह रहा था कि किसी तरीके से टैक्स इंक्रीज करे, एक नया प्रपोजल रखे कि अब हम टैक्स को इंक्रीज करने जा रहे हैं, एक टैक्स को बढ़ाने जा रहे हैं। सेकेंड और थर्ड स्टेट टैक्स दे, बढ़ाकर टैक्स दे। तो ये था राजा का पर्सपेक्टिव इस मीटिंग को रखने का। एंड आफ्टर, ध्यान से सुनना, सेकेंड स्टेट से और फर्स्ट स्टेट से, सॉरी सेकेंड स्टेट से और थर्ड स्टेट से इस मीटिंग के अंदर 300 रिप्रेजेंटेटिव गए ईच, यानी 300 यहां से गए, 300 यहां से गए, 600 रिप्रेजेंटेटिव गए। मगर कोई भी वुमेन इस मीटिंग में नहीं जाती है और कोई भी मिडिल क्लास पीपल्स इस मीटिंग में नहीं जाता है एंड कोई भी पीजेंट्स इस मीटिंग में नहीं जाता है। बट वो अपनी प्रॉब्लम्स रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू शेयर कर देते हैं कि आप जाइए, हमारी डिमांड रखिए, हमें आज़ादी चाहिए। आप जाके एक चीज बोलिए कि भाई अब हम नया टैक्स नहीं दे सकते, एक प्रपोजल रखिए कि अब हम कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, इंडिपेंडेंसी चाहते हैं, हम कोई टैक्स वैक्स नहीं देने वाले हैं। इस तरीके से आप प्रपोजल रखिए। तो वहां राजा रिजेक्ट कर देता है इनका प्रपोजल और वो यही कहता है एट द एंड कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो थर्ड स्टेट इंटीग्रेट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, वो ये डिमांड करते हैं
कि अब किसी तरीके से हम नेशनल असेंबली को फाउंड करते हैं। सेकेंड टॉपिक आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन का नेशनल असेंबली रहेगा। नेशनल असेंबली बन गई और नेशनल असेंबली को बनाने के पीछे थर्ड स्टेट का हाथ था, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली ही चिल्ला रही थी इंडिपेंडेंसी गेन होनी चाहिए, नेशनलिज्म आना चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो थर्ड स्टेट के लोग ने मिलकर नेशनल असेंबली को बनाया। अब नेशनल असेंबली बन गई फ्रांस के अंदर, यस, और रिवॉल्ट भी स्टार्ट हो गया फ्रॉम बेस्टाइल। तो ये ध्यान रखना, रिवॉल्ट स्टार्ट फ्रॉम डैश, बेस्टाइल आ जाएगा। ये एक ट्रिक है, ये एक हमारी ट्रिक है, एसएसटी भाई उमंग गुप्ता सर पढ़ा रहे हैं क्लास 9th एंड क्लास 10th की। तो ध्यान से सुन लेना, एक एक क्वेश्चन में क्रक्स छुपा हुआ है, एसेंस समझ आ गया होगा आपको। अब देखो, रिवॉल्ट स्टार्ट हो जाता है। रिवॉल्ट का मतलब ही यही है कि लोग अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मिलकर इकट्ठा हो रहे हैं कि अब राजा के खिलाफ हम कुछ एक एक्शन लेते हैं जिससे कि हमें इंडिपेंडेंसी मिल जाए। नेशनल असेंबली बन गई। इज दैट क्लियर एवरीवन? आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन का हमारा ये सेकंड एजेंडा रहता है। बहुत बढ़िया। थर्ड एजेंडा हमने ऑफलाइन क्लासेस में वैसे क्लियर कर लिया है, तो एक बार अगेन रिपीट कर लेते हैं। जो हमारा थर्ड एजेंडा था उसमें ओनली फॉर यही था कि भाई अब नेशनल असेंबली बन गई है, कुछ लॉ बनेंगे, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, मतलब कि हाफ पावर कॉन्स्टिट्यूशनली चलेगी और हाफ पावर मोनार्कियल चलेगी। मतलब राजा को अब लिमिट दे दी जाएगी कि भाई वैसे तो आपका फेवर सुना जाएगा, लेकिन अब एक लिमिट ये दे दी जाएगी कि आपकी पावर सिर्फ 50% रह गई है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनली हम एम्फेसाइज करेंगे गवर्नमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट या फिर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो फाइनली हमने एक चीज और देखी यहाँ पर कि जो फ्रांस के अंदर नेशनल असेंबली बनी, लुइस 16 ने डिक्लेयर कर दिया कि अब हम नेशनल असेंबली प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया कि अब इस तरीके से इस फॉर्म में चलाएंगे। फाइनली फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। इसके बाद एक लॉ बनता है नेशनल असेंबली के थ्रू, लॉ मेकिंग बाय द नेशनल असेंबली। उस लॉ के अंदर 2 बातें आती हैं। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक, बातें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? अब जो लॉ इंट्रोड्यूस हुआ है ना बाय द नेशनल असेंबली, शॉर्ट में लिख रहा हूं गाइस, बाय द एनए, नेशनल असेंबली। ध्यान से सुनना, इस लॉ के अंदर पहला डिसीजन एक्टिव सिटीजन के फेवर में होता है, सेकंड डिसीजन पैसिव सिटीजन के फेवर में होता है। यस बोलो हाँ सर। हाँ, घर से वो चिल्ला रहे हैं, आवाज नहीं आएगी, बहुत दूर दूर बैठे हैं, कोई बात नहीं। एक्टिव सिटीजन वो है जो अबव द ईयर्स एज ऑफ 25 प्लस ओनली मैन। देखो, एक्टिव सिटीजन को सिंपल डिफाइन कैसे करोगे? एक्टिव सिटीजन को सिंपल डिफाइन ऐसे करोगे, जितने भी टाइप्स के मैन है, ओनली आदमी, और उनकी एज 25 साल से प्लस है, और वो अपना 3 दिन का इकट्ठा टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं, ई स्टेट को, ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्टिव सिटीजन। और इसके बाद एक लाइन और है, दे हैव राइट टू वोट। एक्टिव सिटीजन को ही वोटिंग राइट का अधिकार दिया गया है, दे हैव राइट टू वोट। एक लाइन ऐसे लिख दे रहा हूं, बहुत जल्दी है, थोड़ा देख लेना, क्लियरेंस विजिबिलिटी होगी क्योंकि बहुत अच्छे कैमरा से क्लास चल रही है। अब इसका अपोजिट हो जाएगा पैसिव सिटीजन, लेस देन 25 ईयर्स एज। देखो, मैन 25 ईयर से कम, वुमेन सारे ऑल एज के पैसिव सिटीजन के अंदर आते हैं, दे हैव नो राइट टू वोट। इज दैट क्लियर एवरीवन? एक्टिव और पैसिव सिटीजन कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो दिस इज द इंट्रोडक्शन एंड ऑल्सो 3 टॉपिक्स, मेन 3 टॉपिक्स क्लियर है गाइस? तो आप 1 शॉट वीडियो में अच्छे से थंब सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक्स करिए और फैलाइए इस वीडियो को। इस वीडियो से बस ओनली वही बच्चा अंडरस्टैंड कर सकता है जिस बच्चे ने मेरे से ऑफलाइन में क्लास ले ली है। बाकी बहुत जल्द हम फ्रांस रेवोल्यूशन को लेक्चर वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज अपडेट करने वाले हैं चैनल के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर ऑल।